मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अध्याय अपना चल रहा है और यहाँ पर तीसरे अध्याय में मध्यलोक के वर्णन के अंतर्गत जम्बूद्वीप का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। जम्बूद्वीप में मुख्य रूप से 6 कुलाचल 7 क्षेत्र ये मुख्य वहां रचनाएं हैं। उन कुलाचलों पर 6 हर कुलाचल पर एक एक सरोवर है और उन सरोवरों से नदियां निकलती हैं। 14 नदियां निकलती हैं। तो वो चर्चा अपनी चल रही है। सबसे पहले अभी हम रचनाएं लगभग सब समान है और जो विस्तार है वो दक्षिण से उत्तर में विदेह क्षेत्र तक जाते हैं तो वो दुगना दुगना विस्तार संख्याएं यथा योग्य वो दुगनी दुगनी होती जाती हैं। तो एक जो रचना है मुख्य रूप से वो समझ लेते हैं तो आगे आगे की रचना उस हिसाब से ख्याल में आ जाती है। और जहाँ जो विशेष जहाँ अंतर है विशेष रचना है वो यहाँ विशेष रूप से बताएंगे। तो पर्वतों का स्वरूप हमने देखा। हिमवन आदि जो 6 कुलाचल पर्वत है उनका स्वरूप, उनपे जो सरोवर है वो सरोवरों का स्वरूप देखा। सरोवर में कमल है। अब उन सरोवर से जो नदी निकलती है तो जो पहला सरोवर है और जो अंतिम अंतिम मतलब हमने क्रम दिया है इधर से दक्षिण से शुरू करते हैं इसलिए उसको अंतिम बोलते हैं। तो वहां से 3-3 नदियां निकलती हैं और बाकी के सरोवरों से 2-2 नदियां निकलती हैं। और ये जो नदियां हैं 2-2 के जोड़े में है। नाम हमने देखे थे गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या। किन्होंने नाम याद किए हैं अभी 2 दिन में ही नए, पहले से जिनको याद थे उनको नहीं। जिनको याद नहीं थे उन्होंने नदियों के नाम क्षेत्रों के नाम पर्वतों के नाम याद किए हैं। अगर बोली कविता जी। गंगा सिंधु रोहित रोहिताशा हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकंता सुवर्ण सुवर्ण कुल्ला रूप्य कुल्ला रक्ता रक्तोदा। बढ़िया। ये 14 नदियां हैं। नदियों के नाम बोलो। हाँ। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्णकुला रुप्यकुला रक्ता रक्तोदा। बढ़िया। गंगा सिंधु रोहिता रोहितास्या हरि हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदा। स्वर्णकुला रूप्यकुला नाम ऐसा है, स्वर्णकुला स्वर्णकुला और रूप्यकुला। बढ़िया। और भी लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, सुनती हूँ फिर मैं बाद में। ठीक है। इस तरह से ये नदियां हैं। तो अभी हम देख रहे थे कि जो हिमवन पर्वत पर पद्म सरोवर है उस पद्म सरोवर से 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी 3 नदियां निकलती हैं? हिमवन पर्वत पर जो पद्म सरोवर है वहां से 3 नदियां कौन कौन सी निकलती हैं? बोली रजनी जी।
गंगा, सिंधु और रोहिताशय। गंगा, सिंधु और रोहिताशय। यद्यपि नाम में पहले रोहित आ रहा है, लेकिन क्योंकि हमको गाइडलाइन दी थी द्वयोर पूर्वहा पूर्वगाहा, तो वो पूर्व में जा रही है कि पश्चिम में जा रही है, उस आधार पे अभी अपन देखेंगे कि वो रोहिताशय कैसे निकल रही है, रोहित क्यों नहीं निकल रही। ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि इनमें से जो 7 क्षेत्र हैं, तो हर क्षेत्र में 2-2 नदियां बहती हैं। तो सबसे पहला जो भरत क्षेत्र है, उस भरत क्षेत्र में कौन सी 2 नदियां बहती हैं? गंगा और सिंधु। तो वो किस तरह से निकलती है? गंगा नदी के उद्गम की प्रक्रिया हम देख रहे हैं, वैसे के वैसे सिंधु नदी की है सेम। तो यहाँ गंगा नदी किस प्रकार से निकलती है, कल हमने देखा था वर्वली कि जो पद्म सरोवर है, पद्म सरोवर से वो निकलती है और फिर थोड़ी आगे चलकर वहीं पर्वत पर सीधी चलकर फिर दक्षिण की तरफ टर्न लेती है और फिर पर्वत पर चलती है, फिर नीचे गिरती है। नीचे कुंड है, कुंड में पर्वत है, पर्वत पे महल है, महल के ऊपर त्रिनेत्र भगवान की जटाधारी प्रतिमा है, उस पर वो गंगा नदी वहां आकर गिरती है। तो वो किस तरह से है, थोड़ा उसकी जो नापतोल है वो देखिए। मैंने ग्रंथ भी यहाँ पीडीएफ शेयर कर रही हूँ त्रिलोक सार की, वहीं से आपको पढ़ के भी सुनाते आते, तो आप लोगों को भी वो पढ़ने में आ जाएगा। देखिए, त्रिलोक सार ग्रंथ है आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का, जिनके गोमटसार जीवकांड, कर्मकांड आदि ग्रंथ हैं, उन्हीं का ये त्रिलोक सार ग्रंथ है। उसकी 584 नंबर की गाथा है। देखिए, गाथा नहीं पढ़ रही हूँ, गाथा आरती पढ़ते हैं सीधा। गंगा नदी की उत्पत्ति और उसके गमन का प्रकार 3 गाथाओं द्वारा कहते हैं। 582, 83 और 84 3 गाथाएं यहाँ पर हैं। गंगा नदी वज्रमय मुख से उत्पन्न होकर निकलकर 500 योजन पूर्व की ओर जाती हुई गंगा कूट को न पाकर अर्ध योजन पूर्व से दक्षिण की ओर मुड़कर साधिक अर्ध कोस अधिक 523 योजन आगे जाकर नाना प्रकार के मणियों से रचित 2 कोस लंबी, 2 कोस मोटी और 6.25 योजन चौड़ी वृषभाकार झिंविका यानी नाली में जाकर हिमवन पर्वत से नीचे गिरती है। जो कल अपन ने देखा था किस तरह से, तो जहां से निकल रही है वो वज्रमय मुख, मतलब जिस जगह से जो आपको कल बताया था कि ये हिमवन पर्वत है, ये पद्म सरोवर है और ये यहाँ पर गंगा कूट है, और भी कूटे हैं। तो यहाँ से जो ये निकल रही है, देखो ये हिमवन पर्वत के सेंटर में तो है पद्म सरोवर, और उस पद्म सरोवर के भी सेंटर में से ये गंगा नदी यहाँ से निकल रही है। दिख रहा है आप लोगों को? और बड़ा करूं? दिख रहा है? तो यहाँ से निकल रही है। तो ये जो जिस जगह से निकल रही है, ये जो इसका निकलने का रास्ता है वो वज्र का बना हुआ है। वज्र में मुख से निकलकर फिर 500 योजन पूर्व दिशा किधर है, मतलब बिल्कुल जैसा गाथा में लिखा है तो अपने को वैसा ड्रॉ कर सकते हैं। पूर्व इधर है तो ये 500 योजन इधर पूर्व की ओर चली और फिर गंगा कूट को न पाती हुई, देखिए आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं शेयर कर देती हूँ। गंगा कूट को न पाकर, इसका ये कूट का नाम है गंगा कूट, इसको न पाकर मतलब यहाँ तक नहीं पहुंच रही है, और उससे पहले ही अर्ध योजन पूर्व, इससे आधा योजन पहले ही क्या है, दक्षिण की ओर मुड़कर, ये दक्षिण यानी नीचे की तरफ, ये दक्षिण की ओर मुड़कर साधिक अर्ध कोस अधिक 523 योजन आगे जाकर, अब ये जो लिखा है ये यहाँ, इसको अपन सीधा बना लेते हैं ऐसा, इस तरह से ये लिखा है कि साधिक अर्ध कोस से अधिक 523 योजन, मतलब क्या है, लगभग 523 योजन समझ लो आप। साधिक वाले को भी छोड़ दें तो 523 योजन, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो चल रही है ये 523 योजन है। तो वो कैसे निकाला है कि ये टोटल था 1052, कल अपन ने देखा था 1052 योजन था ये,
और उसके सेंटर में ये पद्म सरोवर है, और पद्म सरोवर के सेंटर में से गंगा नदी निकल रही है। लेकिन इसकी जो चौड़ाई है, कितनी चौड़ी धारा निकल रही है, गंगा नदी की जो धारा निकल रही है वो कितनी चौड़ी है, तो यहाँ कह रहे हैं 6.25 योजन चौड़ी। गंगा नदी जो निकल रही है यहाँ से, तो 6.25, 6 से 1/4 योजन, इतनी चौड़ाई समझ रहे हैं ना, धारा कितनी चौड़ी होगी, वो उसकी चौड़ाई दे रहे हैं, 6.25 योजन चौड़ी। और जो इसकी लंबाई और मोटाई, लंबाई कह रहे हैं 2 कोस लंबी, 2 कोस लंबी, ये तो नाली की बात कह रहे हैं, 2 कोस लंबी और 2 कोस मोटी। लेकिन जो धारा है वो धारा भी 6.25 योजन मोटी है। ठीक है, देखिए तो अब ये 523 योजन कैसे निकाला है, ये यहाँ से पढ़ते हैं विशेषार्थ में। गंगा नदी पद्मद्रह की पूर्व दिशा, पद्मद्रह यानी पद्म सरोवर, पद्म सरोवर की पूर्व दिशा में स्थित वज्र द्वार से निकलकर इसी पर्वत के ऊपर, मैं यहाँ जो पीडीएफ शेयर की है उसमें से पढ़ रही हूँ, आप लोगों के पास बुक नहीं है, 500 योजन पूर्व दिशा की ओर जाकर इसी हिमवन पर्वत पर स्थित गंगा कूट को न पाकर अर्ध योजन पहले ही, अर्थात अर्ध योजन गंगा कूट को छोड़कर दक्षिण की ओर मुड़कर दक्षिण दिशा में ही, यानी इसी हिमवन पर्वत पर साधिक अर्ध कोश से अधिक 523 योजन आगे जाती है। इसकी वासना कहते हैं, मतलब इसका हिसाब किताब बता रहे हैं कैसे है ये। भरत क्षेत्र का प्रमाण 526 सही 6/19 योजन है। इसको दूना करने पर, इससे दुगुना हिमवन पर्वत है तो इसको दुगुना किया तो 1052 सही 12/19 योजन हिमवन पर्वत का विस्तार प्राप्त हुआ। इस पर्वत के ठीक बीच में पद्मद्रह है, यानी पद्म सरोवर है, और गंगा भी पर्वत के ठीक मध्य से जाती है। अतएव पर्वत के विस्तार में से नदी का व्यास घटाकर आधा करने पर 523 योजन हुए। देखो क्या किया है, ये 1052 योजन की चौड़ाई थी पद्म सरोवर हिमवन पर्वत की। ठीक है, अब हिमवन पर्वत के, अभी पद्म सरोवर को जाने दो, हिमवन पर्वत के बीच में से ये निकल रही है ऐसा समझो, क्योंकि पद्म सरोवर भी बीच में ही है। तो जितना हिमवन पर्वत है उसके सेंटर में से गंगा निकल रही है, लेकिन जो गंगा निकल रही है तो उसकी कुछ मोटाई तो है ना, ऐसे लाइन जैसी तो निकलेगी नहीं सिंगल पतली, तो उसकी मोटाई है 6.25 योजन। तो 1052 में से 6.25 योजन माइनस करें, तो अभी आप 6 योजन भी कर लो एक बार, 1052 में से 6 योजन माइनस करे तो ये आ गया अपने पास 1046, और 6.25 करेंगे तो 1045 सही 3/4 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ये जितने जितनी अपने पास एरिया आ गया उसका आधा कर लो तो वो सेंटर आ जाएगा। समझ में आ रही बात, जितना एरिया है उसका आधा कर लो तो सेंटर आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा कि नहीं, बीच का पॉइंट। लेकिन वो बीच का पॉइंट एक पॉइंट नहीं है, वो उसकी मोटाई 6.25 है। या तो पूरे 1052 के 2 भाग करके आधा करो, कितना आएगा 526। ठीक है, ये भी तरीका सरल है, ऐसे भी कर सकते हैं। 1052 के आधा कर लिया, 526 आ गया। अब ये 6.25 योजन है तो सवा को गायब करो, अभी 6 योजन समझो, तो उसमें से 3 योजन इधर कम कर दो, 3 इधर कम कर दो, क्योंकि ये या वो है ना, मतलब इसकी चौड़ाई, तो 526 में से, नहीं इसका भी आधा करेंगे ना, 3 इसका भी आधा करेंगे तो 3 ही योजन कम होगा टोटल, 6.25 है, 6.25 को भी अपन 6 मान रहे हैं तो उसका भी आधा कर दो, तो 3 योजन टोटल इसमें से फिर कम कर दो तो 523 योजन वो आ जाता है। समझ में आया, आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखो क्या करना है, गंगा नदी अपन क्या निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं कि ये हिमवन पर्वत पर कितना चल रही है, ये निकाल रहे हैं। निकाल क्या रहे हैं पहले तो देख लें, हिमवन पर्वत पर कितना लंबा चल रही है, कितनी दूर हिमवन पर्वत पर ही चल रही है अभी तो, ऐसा। कल आपको बताया था ये हिमवन पर्वत ऐसा है, ये हिमवन पर्वत है, यहाँ पर ये पद्म सरोवर है। मैं आपको ड्रॉ करती हूँ, आपको दिखेगा शायद ऐसा।
ये पद्म सरोवर दिख रहा है आपको, ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। अब ये पद्म नहीं, हिमवन पर्वत, इसमें ये पद्म सरोवर है, ये पद्म सरोवर दिख रहा है। अब ये गंगा नदी यहाँ से निकली है, यहाँ से निकली, ये 6 योजन मोटाई वाली दिख रही है, और फिर यहाँ से निकलकर ये ऐसे मुड़ गई है, और यहाँ ये हिमवन पर्वत का कॉर्नर है, फिर नीचे गिरेगी। तो अब हम ये निकाल रहे हैं कि ये जो ऐसे चली है ना, ये लंबाई में इधर दक्षिण की तरफ, ये कितना चली है। ऐसे तो चली है 500 योजन, 500 योजन जाकर, ये कह ही दिया। अब ऐसे कितना चली है तो वो निकाल रहे हैं। तो ये जितना चौड़ा हिमवन पर्वत है उसके सेंटर में से निकली है। तो हिमवन पर्वत है अपने पास में 1052 योजन का, ठीक है। हिमवन पर्वत 1052 योजन का है, तो उसके सेंटर के लिए आधा कर दिया इसको, तो अपने पास आ गया 526 योजन, ठीक है। लेकिन सेंटर में से इसकी मोटाई भी तो कम करनी पड़ेगी अपने को, तो उस मोटाई मोटाई है 6 योजन की, है ना। 6.25 योजन है, तो अपन सवा को गायब कर रहे हैं अभी, 6 योजन की। अब उसको भी आधा कर दो, उसका भी सेंटर लेना पड़ेगा, तो उसको भी आधा कर दो, तो आ गया 3। तो इसमें से 3 योजन और कम कर दो, तो लगभग 523 योजन पॉइंट्स में आएगा, वो सवा भी अपन कम कर रहे हैं। तो लगभग 523 योजन ये ऐसा यहाँ पर पर्वत पर चली है दक्षिण की तरफ, ठीक है। ये तरीका है। दूसरा तरीका जो यहाँ किया है कि वो जो पर्वत की पूरी चौड़ाई है उसमें से 6.25 योजन पहले कम किया, 6 योजन कम किया, फिर उसका आधा किया, वैसे कर दिया। तो 1052 में से 6 कम करे और फिर उसका आधा कर दिया। 1052 में से 6 कम करे तो ये आ गए थे अपने पास में 1046, और फिर उसका आधा कर दिया तो वो भी 523 आ गया, ठीक है। दोनों तरीके सरल ही हैं, ऐसा कुछ कठिन नहीं है। और ये पता लग जाए हम निकाल क्या रहे हैं, तब तो समझ में आए कि कर क्या रहे थे। समझ में आया क्या निकाला है कि ये हिमवन पर्वत पर कितनी दूर चली है। कोई ऐसा बात नहीं, समझ में आया तो ठीक है। बस इतना तो समझ में आ गया कि पहले पूर्व की तरफ चली है, फिर दक्षिण की तरफ हिमवन पर्वत पर ही चली है, अभी नीचे नहीं आई है भरत क्षेत्र में। देखिए फिर आगे क्या कह रहे हैं। अब ये जो जहां से ये इसका वो है, वो जो कल आपको बताया था, वो उसकी वृषभाकार जो नाली है उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। देखिए अभी बीच का हिसाब किताब मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आगे पढ़ते हैं अपन। यहाँ नीचे से चौथी लाइन में देखिए, जहां गंगा नदी मुड़ी है, मिल गया यहाँ पीडीएफ में। जहां गंगा नदी मुड़ी है वहां हिमवन पर्वत के व्यास में से नदी का व्यास घटाकर अवशिष्ट का आधा करने पर आधा भाग उत्तर में और आधा भाग दक्षिण में रहा। अतः दक्षिण के उस अर्ध भाग 523 सही 29/38 योजन को पार करने के बाद ही गंगा को हिमवन का तट प्राप्त हो गया। हिमवन के इसी तट पर, यहाँ से देखिए, हिमवन के इसी तट पर नाना मणियों के परिणाम रूप जिह्विका नाम की प्रणालिका यानी नाली है। अब वो नाली बोल रहे हैं, लेकिन वो मतलब वो इस तरह का वो एक नाली ही समझ लीजिए। वो नाली बोल रहे हैं, लेकिन कितनी है, 2 कोस लंबी, 2 कोस मोटी और 6.25 योजन चौड़ी। यानी जिस जगह वो ये इसका तट आया है, देखिए वापस बोर्ड पे देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये हिमवन का तट आ गया, ये जो कॉर्नर है, ठीक है। यहाँ से नीचे गिरना है, तो ये जो इसकी बोर्ड की बॉर्डर दिख रही है ना, ये बॉर्डर पे यहाँ पर एक नाली, अभी तो गंगा ऐसे ही बह रही थी, पर अब ये है 2 कोस लंबी, 2 कोस मोटी और 6.25 योजन चौड़ी एक यहाँ पे नाली बनी हुई है। अब उसमें से होकर वो नीचे गिरेगी, गंगा जो नीचे गिरेगी पर्वत से नीचे, तो वो उस नाली में से होकर एक उसके लिए वे बना है, नाली मतलब एक वे बना है कहाँ से वो जाएगी, तो उस नाली में से होकर वो नीचे गिरेगी। तो वो नाली कैसी है, 2 कोस लंबी है,
2 कोस मोटी है और 6.25 योजन चौड़ी। चौड़ाई उतनी ही है जितनी गंगा की चौड़ाई है, 6.25 योजन चौड़ाई है, उतनी उसकी चौड़ाई है। और उसकी मोटाई, और जितनी मोटाई उसकी है गंगा की भी मोटाई उतनी ही होगी, क्योंकि पानी तो उसी में उतना सेट हो जाएगा। मैम हिमवन पे वो जो नाली बनी हुई, हिमवन पे जो नाली बनी वहां से वो नीचे गिरेगी। हाँ, वो हिमवन पर्वत पे ही अभी वहां नाली बनी हुई है। फिर ठीक वहां है। से वो, जैसे अपने नहीं कर, समझ लो घरों में नाला बना दिया इस तरह से, वो हाँ। पाइप लगा देते हैं, फिर वो हम्म। छत पे या ऐसी जगह, खुली जगह, फिर वो नीचे पानी गिरता है तो वो थोड़ा पाइप लगा देते हैं ना, कि भी पानी हाँ। इसमें से निकल के फिर बाहर चला जाए, ऐसे। यह वृषभाकार यानी गोमुखाकार है। अब ये जो नाली बनी हुई है, इसका जो मुंह है वो कैसा है? वृषभाकार यानी वृषभ यानी बैल को बोलते हैं, बैल गाय भूसी, तो गोमुखाकार है। गंगा नदी इसी नाली में जाकर हिमवन पर्वत से नीचे गिरती है। देखिए आगे वाली गाथा। अब प्रणाली के वृषभाकारत्व को सार्थक करते हैं। उस प्रणाली का अर्थात कूट का मतलब वो जो गोमुखाकार है, मतलब वो जो जिसमें से वो गंगा नीचे निकलेगी, उसका मुख, कान और जिह्वा, मुख, कान, जिह्वा और नेत्रों का आकार तो सिंह के सदृश है, किंतु भौह और मस्तक का आकार गौ के सदृश है। इस कारण उस नाली को मुख्य रूप से वृषभाकार कहा गया है। नहीं, उसको सिंहाकार, सिंह के जैसा भी उसका मुंह, कान और जीभ, आंखें, वो सब शेर की जैसी हैं, लेकिन उसकी भौहें, जो आईब्रोज हैं, और जो ये मस्तक है, ललाट, वो गाय के जैसा है। तो उसको, उस नाली को वृषभाकार कहा गया है। कल मैंने आपको बताया था, ये सब ख्याल में आ रहा है आप लोगों को, कि जहां से पानी निकलता है अपने यहाँ, जो भी पर्वतों में से, राजगिरी वगैरह हैं और भी जहाँ पे भी, तो ऐसा गाय का मुंह जैसा बनाते हैं, वो इसी के प्रतीक के रूप में बनाते हैं। अब देखिए आगे इसी में से पढ़ लेते हैं। समझ में आ रहा है आपको? इसमें से ही पढ़ते जाए। देखिए आगे, अब वो जो नीचे गिरती है, तो ये 5-6 गाथाओं में यहाँ बात बता रहे हैं। अब गिरी हुई नदी और उसके गिरने का स्वरूप 5 गाथाओं द्वारा कहते हैं। भरत क्षेत्र में 25 योजन, पंचकृति यानी 25 योजन हिमवन पर्वत को छोड़कर काहला, एक प्रकार का बाजा होता है, उसके आकार को धारण करने वाली तथा 10 योजन है विस्तार जिसका, ऐसी गंगा हिमवन पर्वत के मूल में 10 योजन गहरे और 60 योजन चौड़े गोल कुंड में गिरती है। देखो अब ये जो गिर रही है, तो कल आपको कहा था कि यहाँ से गिरेगी पर्वत से नीचे, तो जस्ट ऐसे नीचे नहीं गिरेगी, थोड़ा सा प्रेशर से आ रहा है ना पानी, तो थोड़ा आगे जाके गिरेगा। तो कितना दूर गिरेगा? भरत क्षेत्र में ये गिरेगी नीचे। ये हिमवन पर्वत है और ये नीचे भरत क्षेत्र है। तो यहाँ से गंगा आई और ये गिर रही है, तो अब ये कितनी जगह छोड़कर फिर गिरेगी? अब ऐसे में दिखा नहीं सकते हैं कि गिरने वाला, क्योंकि ये फ्लैट हो गया है ना, पर ये 25 योजन यहाँ का एरिया छोड़कर, इतना छोड़कर, और यहाँ गिरी, समझ लीजिए यहाँ से पर्वत से गिरी, तो भरत क्षेत्र का 25 योजन छोड़कर फिर यहाँ पर ये कुंड है। अब यहाँ से जब गिरी थी तब इसकी चौड़ाई कितनी थी? 6.25 योजन, है ना? 6.25 योजन की ही यहाँ से निकली थी, यहाँ पर भी इतनी वो नाली थी। और अब ये जो गिर रही है तो कह रहे हैं 10 योजन। भरत क्षेत्र में हिमवन पर्वत को छोड़कर 10 योजन है विस्तार जिसका, ऐसी गंगा हिमवन पर्वत के मूल में 10 योजन गहरे और 60 योजन चौड़े गोल कुंड में गिरती है। जो कुंड है ये 10 योजन की इसकी गहराई है और 60 योजन की इसकी चौड़ाई है। ऐसे गोल कुंड में ये गंगा नदी ऊपर से नीचे गिर रही है। और वो जो गिरती है तो उसका आकार कैसा होता है? काहला। ऊपर से 6.25 योजन की है, नीचे आके 10 योजन की हो रही है,
तो वो इस तरह का एक प्रकार का बाजा लिखा है, काहला मतलब, तो कोई बाजा इस तरह का कि आगे से छोटा सकड़ा हो और पीछे से चौड़ा हो, इस तरह का कोई शेप। आप समझो ऐसे गिरेगी ना यहाँ पे, ये ऐसा, यहाँ से 6.25 योजन की थी और यहाँ आके मान लो 10 योजन की हो गई, तो ये इस तरह का जो आकार होता है, तो काहला कोई बाजे का टाइप होगा। अब अपने नाम, आधुनिक में नाम कुछ और होता है, ऐसा तिरछा तो कोई इस तरह का वो आकार में गिरती है। देखिए इसमें चित्र होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। चित्र तो है लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा ना, सब कुछ ऐसा ही है, क्लियर नहीं है, जाने दीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। कुंड के मध्य में, उस कुंड के मध्य में, मिला यहाँ से ऊपर से, ये चौथी लाइन है। उस कुंड के मध्य में जल से ऊपर 1/2 योजन ऊंचा द्विघन 8 योजन चौड़ा गोल द्वीप यानी टापू है। वो एक कुंड है 10 योजन गहरा और 60 योजन चौड़ा। उस कुंड के बीच में एक टापू है, क्योंकि कुंड है यानी पानी पानी है, तो पानी के बीच में जो होगा उसको टापू कह रहे हैं। एक द्वीप है, टापू है, आइलैंड है। उस द्वीप के मध्य में वज्रमयी 10 योजन ऊंचा पर्वत है। कुंड है, कुंड के बीच में एक द्वीप या टापू है, टापू के ऊपर एक पर्वत है। पर्वत किसका है? वज्रमयी, वज्र का बना हुआ, कोई पत्थर वत्थर हरियाली का ऐसा पर्वत नहीं है, वज्र का बना हुआ 10 योजन ऊंचा पर्वत है। उस पर्वत का व्यास अर्थात नीचे, मध्य और ऊपर क्रमशः 4, 2 और 1 योजन है, यानी नीचे से 4 योजन चौड़ा है, फिर ऊपर सकड़ा होता हुआ पर्वत की जैसा ही त्रिकोणाकार का पर्वत है। ऊपर उसका व्यास 1 योजन का है। उस पर्वत के ऊपर श्री यानी गंगा देवी का ग्रह है। उस पर्वत के ऊपर गंगा देवी का ग्रह यानी भवन है। उस ग्रह, वह ग्रह भूमध्य और आगे क्रमशः 3000, 2000 और 1000 धनुष व्यास वाला है। उसका उसके भवन का बताया है, तथा उसकी ऊंचाई 2000 धनुष है। उस देवी के ग्रह का अभ्यंतर व्यास 500 और उसके आधे भाग को मिलाकर 250, 750 धनुष प्रमाण है, तथा उसके ग्रह का द्वार का व्यास 40 धनुष और ऊंचाई 80 धनुष है, जिसके दोनों किवाड़ वज्रमयी है। इस प्रकार श्री ग्रह का प्रमाण सर्वत्र धनुष प्रमित है। मैंने आपको पहले ही बताया था, वो भवनों की ऊंचाई और द्वारों की ऊंचाई और नापतोल सब दी हुई है, तो कोई बात नहीं, मतलब अपने को तो मेन वो देखना है वो कहाँ गिरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। श्री ग्रह के अग्रभाग पर, ये देखिएगा, वो जो उसका घर भवन है उसको श्री ग्रह कहा है। उसके अग्रभाग, अग्रभाग मतलब टॉप पर, अग्रभाग का मतलब बाहर नहीं, अग्रभाग का मतलब है ऊपर, टॉप पर। जैसे लोक का अग्रभाग कहते हैं, सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? लोक के अग्रभाग पर मतलब टॉप। तो उस ग्रह के अग्रभाग यानी टॉप पर कमल कर्णिका में सिंहासन पर स्थित जटा ही है मुकुट जिनका, ऐसे जिन बिंब पर मानो अभिषेक करने का ही है मन जिनका, जिसका ऐसी गंगा मस्तक पर गिरती है। कुंड था, कुंड में एक टापू या द्वीप था, द्वीप में एक पर्वत है वज्रमयी, पर्वत पर श्री या गंगा देवी का भवन है। उस भवन के अग्रभाग में यानी उस भवन के टॉप पर कमल पर, कमल की जो कर्णिका है उसमें सिंहासन पर स्थित, वो कमल वगैरह सब पृथ्वी का एक है, उस कमल कर्णिका में सिंहासन पर स्थित जटा ही है मुकुट जिनका, मतलब जटाधारी, जैसे वो मुकुट को उपमा दी है जटा को, तो जटा ही है मुकुट जिनका, ऐसे जिन बिंब पर मानो अभिषेक करने का ही है मन जिसका, ऐसी गंगा मस्तक पर गिरती है। इस तरह से ये गंगा नदी किस तरह से गिरती है, ये विशेषार्थ में भी वही वाली बात सारी कही है।
तो ये जो कल मैंने आपको बताया था उसका यहाँ ये नाप वगैरह दिया था। यहाँ तक अभी किसी को कुछ शंका है? समझ में आ गया? ठीक है, देखिए अब वो भरत क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ती है वो देखते हैं। कुंड से निकलकर जाती हुई गंगा का स्वरूप एवं उसके स्थान का स्वरूप 6 गाथाओं द्वारा कहते हैं। अब वो जो कुंड से आगे बढ़ेगी, कुंड में गिर गई, फिर वहीं थोड़ी ना रहेगी, आगे निकल के जाना कहाँ है, इसका डेस्टिनेशन क्या है, गंगा नदी का डेस्टिनेशन क्या है, पहुंचना कहाँ है उसको, कहाँ पहुंचना है, गंगा नदी को कहाँ पहुंचना है। आप लोग बोल सकते हैं, वैसे मुझे सुनाई देता है, आपको बताया था मुझे रिद्धि है। भरत क्षेत्र से होते हुए लवण समुद्र में। लवण समुद्र पहुंचना है उसको, लवण समुद्र, बीच के तो सब क्या है, मार्ग है, तो यहाँ पर रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। ठीक, लवण समुद्र में वो पहुंचेगी। देखो कल जो बात बताई थी ना आपको, ये आकृति में बात की, क्या पूछा था मैंने आपसे कि वो पद्म सरोवर में पानी कहाँ से आता है, गंगा निकलती जा रही है, अनादि काल से बह रही है, 6.25 योजन की धारा, 6.25 योजन, किलोमीटर बनाओ आप, कितनी मोटी धारा है उसकी, तो इतनी वो गंगा हमेशा बहती जा रही है, और पानी का कोई इनकमिंग का सोर्स है नहीं, और फिर भी उसमें से निकलती जा रही है। ऐसे ही मैं द्रव्य, जीव द्रव्य, और मुझ में समझ लो भगवान के रूप में लें या अभी वर्तमान में लें, कि पर्याय निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। केवली भगवान हो गए, सिद्ध भगवान हो गए, अनंत काल तक वो केवल ज्ञान की पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय, वो निकलती जाएगी। खत्म होगी कभी? कभी खत्म होगी? क्योंकि वो उसका स्वरूप ही है ना, वो उसकी ही अवस्था है, तो वो निकलती जाती है, खत्म नहीं होती। अकृत्रिम रचनाओं में कुछ घाटा पड़ जाए, कुछ कमी आ जाए, कहीं शॉर्ट हो जाए कुछ, ऐसा नहीं होता। तो अपना स्वभाव भी अकृत्रिम है, कुछ शॉर्ट होने वाला नहीं है, जो स्वभाव है वो परिपूर्ण है। इसलिए कभी ये पर्याय आती जा रही है, आती जा रही, खत्म हो जाएंगी कभी, ये चिंता करने वाली बात नहीं। चलिए देखिए अब वो कुंड से निकलकर आगे किस तरह से जा रही है, देखिए आगे गाथा पढ़ते हैं अपन, आप लोगों को तो लोकसार का भी रसपान हो जाएगा इस बहाने। गंगा नदी कुंड से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हुई विजयार्ध पर्वत की खंड प्रपात नामक गुफा के उत्तर द्वार की कुतप यानी दहली से के नीचे से निकलकर 8 योजन चौड़ी होती हुई गुफा के दक्षिण द्वार की दहली कुतप के नीचे से होकर जाती है। देखो अब यहां से तो निकल गई है, ऊपर से गिरी थी 6.25 योजन की चौड़ाई थी, फिर यहाँ जब गिरी तो 10 योजन की चौड़ाई हो गई। अब जब ये क्षेत्र में बह रही है, यहाँ भरत क्षेत्र में, थोड़ा भरत क्षेत्र को अपन बड़ा कर लेते हैं, ये समझ लीजिए इतना सब अपना भरत क्षेत्र है, ये यहाँ से यहाँ गिरी और ये कुंड था, इस कुंड से अब निकलेगी, तो ये यहाँ है बीच में विजयार्ध पर्वत, दिख रहा है आप लोगों को? भरत क्षेत्र की रचना भी अपन पढ़ेंगे तो विजयार्ध पर्वत की फिर पूरी डिटेल अपन देखेंगे। अभी मोटा मोटा तो पता है आप लोगों को, नहीं तो अभी बता रहे हैं। भरत क्षेत्र के बीचों बीच पूर्व पश्चिम फैला हुआ विजयार्ध नाम का पर्वत है। तो ये यहाँ से निकली, अब ये 8 योजन की चौड़ाई होती हुई यहाँ से निकलती हुई, और ये विजयार्ध पर्वत बीच में आ गया। अब क्या करें, पर्वत के ऊपर चढ़ जाए, मोटर लगा दें? तो यहाँ पर्वत में गुफाएं बनी हुई है, ये नदी को निकलने के लिए गुफा बनी हुई है, और इसका नाम है, 2 गुफाएं हैं, खंड प्रपात, खंड प्रपात, और इधर
पश्चिम साइड में है तिमिस्र, जिसमें से सिंधु नदी निकलेगी, और इधर पूर्व साइड में है खंड प्रपात। खंड प्रपात नाम की गुफा है। तो ये जो गुफा है, इस गुफा की देहली मतलब जो गुफा है ना, उस गुफा के नीचे से, वहां से ऐसा लिख रहा है, गुफा के उत्तर द्वार, ये गुफा का एक द्वार ये है, एक द्वार ये है, बीच में तो ये पर्वत है, समझ पा रहे हैं आप? पर्वत है तो पर्वत के दो साइड होंगे ना भाई, इसकी जो चौड़ाई है, तो इस साइड और उस साइड, तो ये वाला साइड उत्तर कहलाएगा, ये वाला साइड दक्षिण कहलाएगा। सिंपल है। मतलब जो गाथा में लिखा है हम ड्रॉ कर पा रहे हैं कि नहीं, आप देखिए आचार्य ने कैसे गाथाएं लिखी हैं कि हम उसको बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। तो विजयार्थ पर्वत की खंड प्रपात नामक गुफा के उत्तर द्वार की देहली के नीचे से निकलकर 8 योजन चौड़ी होती हुई ये यहाँ से निकली, नीचे से गई, और फिर यहाँ दक्षिण द्वार, 8 योजन की इसकी चौड़ाई है, दक्षिण द्वार की देहली के नीचे से होकर ये बाहर आई। ठीक है। अब ये कितना है विजयार्थ पर्वत पर, ये इसकी चौड़ाई कितनी, कितना चलेगी? तो विजयार्थ पर्वत की चौड़ाई है 50 योजन। 50 योजन चौड़ा है, 25 योजन ऊंचा है, उसकी अपन करेंगे चर्चा बाद में। तो 50 योजन ये चलती है वहां, उसमें विजयार्थ पर्वत की जो गुफा है उसमें 50 योजन की ये चलती। देखिए आगे की गाथा में कह रहे हैं, गुफा और गुफा के द्वार की ऊंचाई 8-8 योजन तथा दोनों का व्यास यानी चौड़ाई 12-12 योजन है। गुफा की ऊंचाई कितनी है? गुफा की ऊंचाई है 8 योजन। ये गुफा और भी काम आती है, जब चक्रवर्ती दिग्विजय करता है तब भी इस गुफा के अंदर वो होता हुआ लेचखंडों में जाता है उत्तर की साइड में। तो ये गुफा है, गुफा की ऊंचाई 8 योजन, और जो उसका दरवाजा है, तो जितनी हाइट है उतना ही उसका पूरा दरवाजा है। तो गुफा की और गुफा के द्वार की ऊंचाई 8-8 योजन, और दोनों का व्यास मतलब चौड़ाई वो 12-12 योजन है, 12 योजन चौड़ी है। विजयार्थ पर्वत की चौड़ाई सदृश यानी 50 योजन ही खंड प्रपात गुफा की लंबाई है, यानी खंड प्रपात गुफा 50 योजन लंबी है। विजयार्थ पर्वत की जितनी चौड़ाई है उतनी पूरी चौड़ाई में वो गुफा बनी हुई है। तो विजयार्थ पर्वत की चौड़ाई है 50 योजन, तो वो गुफा भी पूरी, उसकी जो लंबाई है वो भी 50 योजन की है। तथा इसी गुफा के दोनों अंतिम द्वारों के दोनों कपाट 6-6 योजन चौड़े और वज्रमयी हैं। और इस गुफा के जो द्वार हैं, द्वार के दोनों कपाट 6-6 योजन चौड़े, क्योंकि टोटल जो द्वार थे वो 12-12 योजन चौड़े हैं। दोनों का व्यास जो है ना द्वार का 12 योजन चौड़ाई है, तो दो दो कपाट हैं, क्या बोलते हैं, 2 पार्ट्स वाला दरवाजा है, सिंगल डोर नहीं है। तो एक 6 योजन का, दूसरा 6 योजन का। ठीक है। और वज्र के बने हुए ये दरवाजे हैं। देखिए थोड़ी यहाँ कुछ बात बताई है। एक कपाट की चौड़ाई 6 योजन है, अतः दोनों कपाट 12 योजन चौड़े हुए। गुफा का द्वार भी 12 योजन ही चौड़ा है। इस प्रकार कपाटों की ऊंचाई 8 योजन और चौड़ाई 12 योजन है। जब कपाटों की चौड़ाई 12 योजन है तब उसकी देहली की लंबाई भी 12 योजन ही होगी। जितना दरवाजा है, दरवाजा 12 योजन है, तो देहली कितनी बनेगी? देहली भी 12 योजन की बनेगी। अतः उसके नीचे से 8 योजन चौड़ी गंगा का निकल जाना स्वाभाविक ही है, क्योंकि 12 योजन की चौड़ाई है गुफा की और उसके द्वार की, दरवाजे की। तो 8 योजन की चौड़ी गंगा निकल जाए तो कोई उसमें दिक्कत है? किसी को कोई शंका है कि इसमें से गंगा कैसे निकलेगी? निकल जाएगी आराम से। और दूसरी बात ये भी इसमें से समझ में आ रही है कि गंगा के निकलने के बाद भी साइड में जगह बचेगी। गंगा तो 8 योजन की है और चौड़ाई 12 योजन है। वो साइड की जगह कब काम आएगी? जब चक्रवर्ती जाएगा ना, उसके काम आएगी, चक्रवर्ती के काम आएगी।
ठीक है, तो अभी ये बात ध्यान में रखने की है, रह जाएगी कि मतलब इतनी ध्यान रखना है, भले ये नापतोल आपको याद नहीं रहे, मैं कोई मतलब उस केवल पढ़ के सुना रही हूँ, यहाँ से अपन ने पढ़ा है, इसलिए इतना समझ में आ रहा है कि गुफा और उसके दरवाजे, उसकी चौड़ाई ज्यादा है, गंगा की चौड़ाई उससे कम। इतना तो ख्याल में आ सकता है, समझ सकते हैं ना इतना। तो गंगा उसके बीच में से निकल के चली गई। लंबाई चौड़ाई नापतोल याद रहती है, बहुत अच्छी बात है। कदाचित नहीं भी याद रहती तो मोटा मोटा अपने को सीन वो ख्याल में, सपने में आनी चाहिए आज ये गंगा, बिल्कुल, तब तो लगेगा अपन ने पढ़ा है। और सपने में नहीं आई तो फिर क्या। ये बोलिए गुफा जो कौन से खंड प्रभा है तो तिमिस्र, ये देखिए तिमिस्र, देखिए आगे। विजयार्थ पर्वत की गुफा के ठीक मध्य में पूर्व पश्चिम दोनों तटों से निकलकर दो दो योजन चौड़ी होती हुई उन्मग्ना और निमग्ना दोनों नदियां दोनों ओर से गंगा को स्पर्श करती हैं। कल अपन ने एक सूत्र पढ़ा था, चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंधवादयो नद्य, है ना, 14,000 नदियां गंगा के सहायक नदियां हैं। तो उनमें से दो नदियों की यहाँ बात बता रहे हैं कि जब ये विजयार्थ पर्वत की गुफा में जो निकल रही है गंगा नदी, तो उसकी गुफा के ठीक बीच में, जैसे ही गुफा के बीच में पहुंची, तो बीच में पहुंचते ही दो नदियां दो साइड से आके इसमें मिल गई। ऐसे बीच बीच में मिलती रहती है ना कुछ कुछ, जैसे कभी कभी ऐसा होता है, महाराज जी जा रहे हैं या कोई कोई रैली वगैरह निकल रही है, तो कुछ लोग तो स्टार्टिंग से साथ होते हैं, कुछ लोग बीच बीच में मिल जाते हैं। महावीर जयंती का जुलूस जा रहा है तो कुछ लोग बीच बीच में आके मिल जाते हैं। तो ऐसे वो नदी वहां से बहती हुई आ रही थी विजयार्थ पर्वत से, गुफा में से, बीच में आके दो नदियां मिल गई। क्या नाम है इन नदियों के? उन्मग्ना और निमग्ना। उन्मग्ना और निमग्ना अच्छी नदियां हैं, नाम याद कर लीजिए, इंटरेस्टिंग है। उन्मग्ना और दूसरा है निमग्ना। ये नदियों की क्या विशेषता, ये दो ही नदियों के बारे में क्यों बता रहे हैं? मिलती तो 14,000 हैं, ये 14,000 को गिनाएंगे तो अभी आप लोग भाग जाएंगे सब, कितनी सारी क्यों गिना रहे हैं। तो जिनमें कोई स्पेशलिटी है वो यहाँ बता रहे हैं। ये नदियों की क्या स्पेशलिटी है? उन्मग्ना, उन्मग्ना का मतलब है ऊपर आना। ये नदी की इसमें क्या क्वालिटी है? भारी से भारी चीज भी डालो, लोहे का गोला भी, तो भी इसमें ऊपर ऊपर आ जाएगा उठ के, उन्मग्न रहेगा, डूबेगा नहीं। और ये निमग्ना नदी की क्या विशेषता है इसके पानी की? हल्की से हल्की चीज, रुई मतलब कुछ भी डालो, पत्ता भी, कुछ भी हल्का सा तिनका भी, वो डूब जाएगा नीचे, निमग्न हो जाएगा। ऐसी ये दोनों नदियां हैं, ये इनकी विशेषता है, उन्मग्ना और निमग्ना। तो ये दो नदियां विजयार्थ के बीच में से आके दो दो योजन चौड़ाई वाली, ये इसमें आके गंगा को स्पर्श करती है, मतलब आके उसमें मिल जाती है। कहाँ से निकलती हैं? कि वो जो विजयार्थ पर्वत है उसके बीच में से, यानी विजयार्थ पर्वत की चौड़ाई कितनी है अभी तो याद हो गई होगी, 50 योजन का विजयार्थ पर्वत की चौड़ाई है। तो जितनी विजयार्थ पर्वत की चौड़ाई है उतनी ही वो गुफा की लंबाई है। तो ये 50 योजन की लंबी है, तो 25 योजन निकल जाने पर फिर इसके बीच में 25 योजन पर अर्थात ठीक मध्य भाग में पूर्व पश्चिम दोनों दीवालों के निकट दो कुंड बने हुए हैं। देखो अब एक कुंड कैसे बनेंगे, क्योंकि वो चौड़ाई तो थी 12 योजन की गुफा की, गंगा आ रही है 8 ही योजन की, तो साइड में जगह है, तो वहां साइड में कुंड बने हैं। उन कुंडों से निकलकर उन्मग्ना और निमग्ना नाम की दो दो योजन चौड़ी दो नदियां गंगा को स्पर्श करती है, अर्थात गंगा में मिल जाती है। देखिए इनकी विशेषता भी यहाँ गाथा में दी है।
क्योंकि यह नदी अपने जल प्रवाह में गिरे हुए भारी से भारी द्रव्य को भी ऊपर तट पर ले आती है, इसलिए यह नदी उन्मग्ना कही जाती है। क्योंकि यह अपने जल प्रवाह के ऊपर आई हुई हल्की से हल्की वस्तु को भी नीचे ले जाती है, इसलिए यह नदी निमग्ना कहलाती है। ये दोनों की स्वरूप बता दिया। अब देखिए, अपन पहुंचा दे गंगा को लवण समुद्र में, बीच रास्ते में तो नहीं छोड़े, पहुंचा दे। देखिए आगे, विजयार्थ की गुफा से निकलकर ये नदियां मिल गई और फिर गुफा से निकल गई, यानी जो विजयार्थ की जो गुफा थी, कौन सी गुफा थी, क्या नाम है गुफा का, किस गुफा से निकल रही है, बोले कविता जी, गुफा का नाम क्या है? मैम गुफा का खंड और प्रपात, हाँ, खंड खंड प्रपात, खंड और प्रपात। खंड प्रपात। तो उस गुफा के उत्तर से उसने एंट्री ली थी, उत्तर द्वार से, और ये दक्षिण द्वार से निकलकर विजयार्थ की गुफा से निकलकर गंगा नदी दक्षिण भारत के अर्ध भाग पर्यंत सीधी आकर पूर्व दिशा के सन्मुख मुड़ती हुई अंततः मागध द्वार से लवण समुद्र में प्रवेश करती है। देखिए, ये यहाँ से निकली है, ये अपना थोड़ा ज्यादा साइड में हो गया है, वो कुंड के चक्कर में थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं। ये समझ लीजिए, ये कुंड यहाँ है, ये गंगा नदी यहाँ से निकली थी और अब ये यहाँ से निकलकर और ये पूर्व दिशा में मागध, यहाँ ये दक्षिण भारत क्षेत्र, ये उत्तर भारत क्षेत्र है, ये दक्षिण भारत क्षेत्र है। विजयार्थ के ऊपर उत्तर साइड वाला उत्तर भारत क्षेत्र कहलाता है, विजयार्थ के दक्षिण साइड वाला दक्षिण भारत क्षेत्र। तो ये दक्षिण भारत क्षेत्र में आके और इधर पूर्व दिशा की ओर मुड़कर यहाँ पे द्वार बने हुए हैं। ये द्वार आपको बताए थे जब जगती बताई थी, जम्बूद्वीप की वेदी जगती, तो उसमें 4 तो मुख्य दरवाजे थे। कितने दरवाजे थे? 4 तो मुख्य थे, याद आ रहा है? ज्यादा दिन नहीं हुए अभी तो। विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, 4 मुख्य दरवाजे थे। इसके अलावा 14 और गुफाएं कहो, दरवाजे कहो, 14 नदियों को निकलने के लिए। तो गंगा नदी जिस गुफा से या जिस दरवाजे से निकलेगी उसका नाम है मागध द्वार। तो उस मागध द्वार से लवण समुद्र में प्रवेश करती है। ठीक है, और बीच बीच में ये इसमें पूरा नहीं बताया कि बीच बीच में जब वो आ रही है तो वहां भरत क्षेत्र में जब बहती है तो उसकी जो सहायक नदियां हैं वो मिलती जाती हैं, तो वो 14,000 नदियों के साथ में गंगा नदी फिर वहां लवण समुद्र में जाके प्रवेश करती है। ठीक है, इस तरह से ये गंगा नदी किस तरह से हिमवन पर्वत से निकलती है और लवण समुद्र में आकर मिलती है, उसकी पूरी यात्रा हमने कर ली है। अब आप लोगों को इस यात्रा को करना है, सपने में लाना है। बोलिए। मतलब ये नदी मतलब आर्यखंड को नहीं छूती है जहाँ अपन रहते हैं? आर्यखंड का विभाजन होगा ना इसके कारण, मतलब 2.5 म्लेच्छ खंडों में ही रहती है मुख्य रूप से, लेकिन अब इसके जो बीच का एरिया होगा, जैसे इधर से इसी तरह से सिंधु नदी आएगी सेम बिल्कुल, हाँ कोई हाँ यहाँ एक सिंधु कूट है, उससे पहले ये यहाँ टर्न ले लेगी, इसी तरह से आएगी विजयार्थ, यहाँ से गिरेगी विजयार्थ की जो तिमिश्र गुफा है उसमें से होती हुई, यहाँ पे भी कुंड है, और इससे होती हुई ये इस तरह से पश्चिम द्वार में निकल जाएगी। तो ये बीच वाला ये है आर्यखंड। हाँ। तो इस जगह है कॉर्नर में आर्यखंड के, यहाँ थोड़ा सा टच करती है। हाँ, विभाजन ही उसके कारण हो रहा है ना, आर्यखंड और म्लेच्छ खंडों का विभाजन ये विजयार्थ पर्वत और गंगा सिंधु नदियों के कारण ही हो रहा है, इसलिए टच तो है ही। और किसी को प्रश्न है? बोलिए।
हाँ विनीता आंटी। दीदी मैं तो ये बोल रही अपने आप पढ़ने में और आपसे पढ़ने में जमीन आसमान का अंतर है। मैं 14,000 नदियां समझ रही थी, इन्हीं नदियों में से निकलती है, लेकिन इनका उद्भव अपना पर्सनल निकला। हाँ इनका अपना पर्सनल उद्भव है हाँ ना। आपकी बात से ये लगा ना कि वहां गुफा के बीच में से नीचे से निकलती हैं और उनके कुंड अलग बने हैं। तो इसी में से निकलेंगी तो फिर तो वो मतलब अलग अलग कहाँ हुई, अलग से तो 14,000 सहायक नदी। मैं तो यही समझे बैठी थी जब से कि 14,000 सहायक नदियां का मतलब इसी में से निकली है, नहीं। तो वो तो अलग ही उनका उद्भव है। हाँ तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बोलिए कविता जी। मैम जो ये जो अपन ने नदियों के नाम ने, तो ये तो 2 नदियां हो गई, बाकी इसमें जो 14,000 जो नदियां बताई हैं तो वो भी सब इसी में आके मिल जाती हैं। हाँ इसी में, अब ये बीच बीच में ये जो भरत क्षेत्र में आई है ना, बीच बीच हाँ में नदियां मिलती जाती हैं, और उनकी डिटेल नहीं दी है। बस अच्छा इतना कहा है कि बीच बीच में मिलती भी वो 14,000 नदियों के साथ में, जब लवण समुद्र में जब पहुंचती है उस समय हाँ 14,000 उसमें आके मिल जाती है। अच्छा तब तक मैम किंतु ये जो स्पेशल थी, इसलिए इनकी स्पेशलिटी के लिए बता दिया है। अच्छा जिनेंद्र की प्रतिमा है तो ये क्या मलेच्छ खंड में ही आती है क्या? ये जो ऊपर से जब हाँ गिरती है तो हाँ प्लेट खंड में, प्लेट। वही हाँ बस ये। वो जो गंगा कूट है और हाँ जो कुंड है वो मलेच्छ खंड में ही है, वहीं पर। थैंक यू। बोलो अनुज। मैम ये गंगा सिंधु 2 तो निकल गई, वो तीसरी वाली कहाँ निकलेगी, वो रोहिताश्या? तीसरी अब निकालेंगे। अभी समय हो गया, अपन फिर आगे हेमवत क्षेत्र का वर्णन देखेंगे ना, तब तीसरी कहाँ से निकलेगी वो देखेंगे। बोलिए सरिता जी। मैं बोल रही थी कि जैसे मध्य लोग जैसे बोलते हैं एक राजू भाई एक राजू का है, और इसमें इतने असंख्यात द्वीप समुद्र है, तो वो फिर कैसे हो? कैसे होंगे आवाज नहीं प्रश्न? है। आपका आवाज कट कट के आ रही है। आप ये पूछ रहे हैं कि मध्य लोक में संख्या द्वीप माने समूह? असंख्यात द्वीप समुद्र। हाँ, इतना बड़ा इतना द्वीप समुद्र है, तो खाली एक राज्य में हो जाएगा वो सब? हाँ एक राजू कितना बड़ा है, असंख्यात योजन है एक राजू में। एक राजू कितना बड़ा है? माने असंख्यात द्वीप समुद्र समुद्र द्वीप हाँ समुद्र, वो माने एक राज्य में हो जाएगा सब? हाँ 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 राजू बहुत बड़ा है। वो एक दिख रहा है ना अपने को, अपन एक पे ध्यान दे रहे हैं, राजू पे ध्यान नहीं दे रहे। राजू अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बोलो पारुल। भाभी ये दोनों नदियों की चौड़ाई जो है वो 2-2 योजन है, हाँ और कुंड भी 2 योजन के हैं, जो कुंड है उनके। हाँ कुंड भी उतने ही है। नहीं दिए थे कुंड। कुंड कुंड का नहीं कहा, नदियों की चौड़ाई कही है, बस कुंड बने हुए हैं। तो कुंड भी उससे ज्यादा नहीं हो सकते ना, क्योंकि 12 है। ये तो 12 तो पूरे हो गए ना, तो कुंड तो हाँ कैसे बने? हाँ उससे ज्यादा नहीं हो सकते ना। 8 योजन की तो बीच में से वो ही जा रही है, तो बच्चे 4 योजन, तो 2-2 योजन से ज्यादा कुंड भी नहीं हो सकते हैं। तो उतने ही कुंड जाए वो वहां से सीधे नदी मिल रही है, मतलब नदी कैसे रही कुंड में, समझ नहीं पा रही है। भाई जैसे यहाँ से ये नदी जा रही है ना, समझ लो ये बीच में से नदी जा रही है। ये यहाँ से नदी निकल के आ रही थी, ये पूरी 8 योजन की, और ये इधर यहाँ कुंड बना था, तो बीच में से ये मिल गई, आके ज्वाइन हो गई। वो ज्वाइन यहाँ आके ज्वाइन हुई ना, भले ही कुंड उसको टच कर रहा है, लेकिन यहाँ तक कुंड नहीं था। 25 योजन तक कुंड नहीं था, उसके बाद वो कुंड आया तो वो उसने ज्वाइन कर लिया उसको। चक्रवर्ती की सेना कैसे निकल गई? वो और निकल पुल बनाते हैं, वो चक्रवर्ती की विजय वाला प्रकरण अलग है। मैं आप लोगों को विशेष होगा तो कुछ वीडियोस भेजूंगी, तो आप लोग देख लेना। अभी बीच में कुछ छुट्टियां आएंगी अपनी, तो आप लोग वो वीडियोस देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को सेंड करूंगी, तो उसमें अच्छा डिटेल में वर्णन आएगा। बोलिए अलका जी। दीदी मेरा ये क्वेश्चन कल वाला है। कल अपन ने पढ़ा ना कि वो कमल के सहायक परिवार 1,40,000 कमल और है वहां पे सरोवर में, और आपने बताया हर सरोवर पे हर कमल पे एक भवन है, तो वहाँ भवन में जिनालय भी है? हाँ जिनालय है, लेकिन वो काउंटिंग वाले नहीं है।
जो अपन ये अकृत्रिम चितालय की पूजा करते हैं तो उसमें इनकी काउंटिंग नहीं आती है। काउंटिंग नहीं आती। अगर हम वैसे अकृत्रिम जिनालयों के कोई विधान या वो करते हैं तो उसमें जो आता है व्यंतर देवों के भवनों में असंख्यात जिन मंदिर हैं, तो व्यंतर देवों के भवनों में असंख्यात जिन मंदिरों में वो सारे मंदिर आ जाते हैं, लेकिन वो असंख्यात की संख्या में आ जाते हैं। जो हम 8,56,00,000 8 करोड़ तो जब उसमें नहीं है ये, उसमें उसमें नहीं है। उसमें तो मध्यलोक में 458 ही, ये जो अभी अब तक 458 अपन ने 6 गिने हाँ हैं कुलाचल वाले, हाँ वो ही आएंगे। बाकी व्यंतर देवों के भवनों में असंख्यात जिन मंदिर हैं, ऐसे करके अर्घ चढ़ाते हैं अपन, तो ये सारे उसमें, ये क्योंकि व्यंतर देवों के भवन है ये सब, तो वो सब इसमें आ जाते हैं। उनमें चले जाएंगे, इनमें 8,56,00,000 में नहीं आते हैं ये सब। इसमें नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए और किसी को कोई? सुमन जी बोले, थोड़ा आप लोग हाथ अच्छे से कर दिया करिए, मुझे दिखता नहीं, फिर आप लोगों के मन में वो चलता रहे कि हमसे पूछा नहीं हुआ है। ऐसा मुझे कोई व्यक्तिगत वो नहीं होता है, पर दिखता ही नहीं है। कुछ लोग बहुत नीचा सा हाथ रखते हैं तो दिखाई नहीं देता है। बोलिए सुमन जी। ये पद्म सरोवर से जब गंगा नदी निकल रही है बिल्कुल स्वच्छ है, कोई जलचर जीव नहीं है उसमें। और जो यहाँ तक आते आते जो हम गंगा अभी भरत क्षेत्र में देखते हमारी हैं, ये जो गंगा है ना, ये जो गंगा है, ये वाली गंगा तो कुछ है नहीं, ये तो कोई सहायक नदियों की भी वो है, इसी मतलब को कहती है। तो हाँ, ये तो वो जो वाली लघु समुद्र तक मिल रही है वो बिल्कुल जलचर जीवों से रहित है, जो पूरी आती जलचर हुई। जीवों से रहित है ऐसा तो मतलब, क्योंकि जलचर से रहित पना तो बाहर वाले समुद्रों के लिए वाली भी कहा है। है, हाँ हाँ। इसलिए इसके लिए मतलब इस मामले में साइलेंट है। आचार्यों ने कुछ नहीं कहा कि इसमें है या नहीं है, लेकिन जब निकल रही है तब तो नहीं है, वहां तो स्पष्ट रूप से तब तो नहीं है। हाँ, अब जब बाद तक में गिरेंद्र भगवान की प्रतिमा के ऊपर तक हाँ, गिर रहे हैं तब तक तब तो तक तो बिल्कुल नहीं है, स्पष्ट है। और बाद में भी मिल जाते हैं, आ जाते हैं, ऐसा भी कोई कथन नहीं है, और नहीं आते हैं ऐसा भी कोई कथन नहीं। और विशेष देखेंगे कहीं कुछ मिलेगा तो इस संदर्भ में। और ये जितनी भी 14 नदियां हैं सबकी 14,000 सहायक नदियां हैं, हर नहीं नहीं, इंडिविजुअल नदी की। ये गंगा सब सिंधु, गंगा है। गंगा की 14, सिंधु की 14, फिर आगे 28,000, फिर 56, ये 56,000, डबल होता है, डबल ये होगी, डबल। डबल। ठीक। सीता सीतोदा तक डबल होंगी, फिर वापस हाफ हाफ हो जाए। हाँ हो जाए। हाँ बोलिए, आईफोन पे कौन है? मैं हूँ ज्योति जी। हाँ इतना अच्छा आपने ड्रॉ करके समझाया ना कि एक एक चीज समझ में आ गई। चलिए बहुत धन्यवाद। अच्छा से समझाया है आपने आज। आपको समझ में आया उसके लिए आपको धन्यवाद। नहीं नहीं नहीं, इतना अच्छे से समझाया आपने, बहुत अच्छे से समझ में आया है। चलिए बोलिए पुष्पा जी, धन्यवाद। ये जहाँ पर है सब 500 धनुष थे, वहां पर भी नहीं, वो जो अकृत्रिम काउंटिंग वाले हैं वहां तो 500 धनुष की और 108 108 है, इसीलिए उनको काउंटिंग में ले रहे हैं। और बाकी जो बिना काउंटिंग वाले हैं तो उनमें कोई जरूरी नहीं है 500 धनुष की हो या 108 ही हो, इसीलिए उनको काउंटिंग में नहीं लिया है, वहां यथा योग्य है जैसे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा समझ में आ गया। बहुत अच्छा। जय। ठीक है, करें पूरा। रूपम जी जिनवाणी स्तुति पढ़ेंगे। दीदी सर्दी जुकाम बहुत हो रहा है, भूल नहीं तो। अच्छा ठीक ठीक ठीक। पुष्पा जी आप पढ़ पाएंगे? बातों में आवे न जग को कदापि, चमत्कार कर मोड़ होवे। अरे पर किनका प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। को लगावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेम में हो। दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक तो जयवंत वर्ते। जयवंत सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ
नाथ शासन जयवंत वर्षी। हमारी माता